असम के बोडोलैंड में बीजेपी को ऐसा धोया गया कि सीएम हेमंता की सारी उम्मीदों पर पानी फिर दिया गया। बीपीएफ ने 28 सीटें झटक ली। बीजेपी और उसकी सहयोगी यूपीपीएल सिमट गए 5 सीटें और 7 सीटों पर। क्या ये हार 2026 के विधानसभा चुनावों का डेथ वारंट साबित होगी या फिर स्थानीय तूफान? 2026 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल था ये, ऐसा कहा जा रहा है। ये बीजेपी को आदिवासी बेल्ट में वोट शेयर गंवाना भी पड़ सकता है इस चुनाव के बाद, जैसा भी ये माहौल बना। बीपीएफ और एनडीए से अगर अलग रही तो 5 से 8 सीटें खतरे में। कांग्रेस को बीपीएफ से गठबंधन का मौका भी है। अब बीजेपी को क्या करना होगा और कांग्रेस इसको कैसे ले, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश जी, इसमें तो कोई क्या ही छुपाना चाहेगा, तो सब आंकड़े सामने हैं। तो ये विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि असम में तो बहुत बवाल चल रहा है, ऊपर से ये चुनाव हो गया, अब नतीजे ऐसे क्या है ये? देखिए, आपने छुपाने की बात की। हाँ, कई बार क्या होता है, सारी चीज़ें सामने होती हैं। हाँ, लेकिन भी बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। ये बात ठीक। और ख़ास तौर पर पूर्वोत्तर के मामले जो हैं, हाँ, शेष भारत में उस पर ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं दी जाती। हाँ, जब तक कि असेंबली और लोकसभा के चुनाव ना हो। हाँ, और ख़ास तौर पर जब वहाँ की जो ट्राइबल पॉलिटिक्स है, जो बहुत उलझी हुई है, हाँ, इतने सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं वहाँ पर, कौन किस तरह से बिहेव कर रहा है किसी को पता नहीं है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि ये जो चुनाव हुआ था, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव, वो किस लिए महत्वपूर्ण है इसको समझा जाए। ख़ास तौर पर जैसा आपने भी कहा अपने इंट्रो में कि ये जो 2026 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के असम में, उसके लिहाज से इनका क्या रिलेवेंस है और क्या ये चुनाव हम मान सकते हैं कि एक सेमीफाइनल है। बहुत सारे लोग असम में कह रहे हैं कि ये तो असम का सेमीफाइनल हो गया, और अगर ये सेमीफाइनल है जिसमें बीजेपी बुरी तरह से मात खा रही है, तो क्या जब मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे तो बीजेपी की दुर्गति ऐसी ही हो सकती है क्या? ये सोचने वाली बात है, इसलिए इसका महत्व है। अब देखिए कि ये जो बीटीसी के चुनाव हैं, इसमें पिछली बार सत्ता में कौन था? बीजेपी और यूपीपीएल थे। दोनों ने मिलकर वहाँ की तो सरकार बनाई थी, कह लीजिए। ठीक है, इस बार हेमंता का एजेंडा ये था कि हम किसी भी तरह से अपने को नंबर 1 पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित कर लें। ठीक है, पिछली बार उनकी पार्टी को सीट मिली थी 9 और यूपीपीएल को मिली थी 16, और जो पार्टी इस बार जीती बीपीएफ, उसको 17 मिली थी। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। अब क्या हुआ है कि 28 यानी सुपड़ा साफ हो गया। हाँ, हेमंता जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाना चाहते थे बीजेपी को, वो 9 से गिर के 5 पर पहुंच गई है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका खुद हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए। में यूपीपीएल भी 7 पे आ गई, वो भी 7 पर आ गई, 16 से 7 पे आ गई। तो दोनों पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। तो एक तो ये मैसेज है कि जो हेमंता जो अहंकारी स्वभाव दिखाते हैं और दिन रात अनर्गल बोलते रहते हैं, जहर उगलते रहते हैं, ये उसका एक टेस्ट था कि असम की जनता, असम का जो ट्राइबल समाज है, वो इसको किस तरह से ले रहा है। तो ये हेमंता की एक बड़ी हार है, पर्सनल हार है। ठीक है, अब हम आते हैं कि बीजेपी की पॉलिटिक्स कैसे यहाँ हारी। हाँ, बीजेपी की पॉलिटिक्स असम में किस पर केंद्रित है? हिंदू मुसलमान पर। बिल्कुल। पूरा वो जब देखो मियाँ बांग्लादेशी यही राग अलापते रहते हैं, उनके खिलाफ वो लगातार एक जहरीले बयान देते रहते हैं और मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाने के लिए या उनको परेशान करने के लिए हर हथकंडा आजमाते रहते हैं। उनकी पार्टी ने यहाँ भी यही कोशिश की थी। इस इलाके में लगभग 19% मुस्लिम आबादी है, बंगाली भाषी मुस्लिम है, जिनको वो बांग्लादेशी और मियाँ कह के टारगेट करते हैं। उन्होंने यहाँ ये करने की कोशिश की कि जो बाकी की आबादी है, हिंदुओं की करीब 72% आबादी है, जिसमें बोडो लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है। हालांकि उनमें बहुत सारे प्रकृति पूजक हैं, तो वो होना नहीं चाहिए, लेकिन मान लिया जाता है कि ठीक है, वो मुस्लिम विरोध में हिंदुओं के साथ हो जाएंगे। वो चीज़ नहीं चली, ये पॉलिटिक्स यहाँ जाकर फेल हो गई। इसी चुनाव के दौरान आपको याद होगा एक बहुत ही घटिया वीडियो
असम बीजेपी ने जारी किया था, जिसमें मुसलमानों को हर तरफ दिखाया गया था कि कैसे वो पूरे असम पर कब्जा कर ले रहे हैं, और उसका टाइटल था असम विदाउट बीजेपी, यानी अगर बीजेपी ना हुई तो ये हो जाएगा। हाल होगा। ये डराने की कोशिश की गई थी जनता को, लेकिन यहाँ वो हथकंडा भी फेल हो गया। तो वहाँ की पॉलिटिक्स में जो लोकल पॉलिटिक्स थी, वहाँ के पॉलिटिक्स में ये हिंदू मुसलमान का खेल नहीं चला जो पिछली बार चल गया था, इस बार नहीं चला। और मुख्य मुद्दे जो जनजातियों की पहचान के मुद्दे हैं, उनके विकास रोजगार के मुद्दे हैं, उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हैं, वो हावी हो गए। बिल्कुल। तो ये बीजेपी के लिए तो मान सकते हैं, उनके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, एक ही कार्ड है, ट्रम्प कार्ड कह लें। ट्रम्प तो परेशान कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प कार्ड उनका ये है कि हिंदू मुस्लिम। और असम में तो हेमंता शर्मा तो लगातार, वो कार्ड तो नहीं चला। लेकिन इसमें कांग्रेस से टक्कर है असम में उनकी, तो कांग्रेस तो कहाँ, कांग्रेस के लिए फायदेमंद है, नुकसान है, क्या है, वो तो गायब है। कांग्रेस वाला पहलू अगर आपने उठाया है तो मैं ये बता दूं कि कांग्रेस ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन चूंकि अब वो इस इलाके में ट्राइबल पॉलिटिक्स से एक तरह से बाहर हो चुकी है। लेकिन ये जो 28 सीटें जीतकर बीपीएफ सत्ता में आया है, वो अगर चुनाव में, वो जाहिर है कि वो वहाँ असेंबली इलेक्शन भी लड़ेंगे, तो असेंबली इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ेंगे और किसके साथ मिलकर लड़ेंगे? तो उनके पास दूसरा विकल्प क्या रह जाता है कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी तो उनके नेता मंत्री बनेंगे, उनके जो बीटीसी काउंसिल है उस इलाके के डेवलपमेंट में फंड्स मिलेंगे, और अगर नहीं बनती तो ये हेमंता उनको जीने नहीं देंगे, पार्टी को तोड़ेंगे, उनकी सरकार को गिराएंगे और फंड भी नहीं देंगे। तो उनके लिए क्या है, उनके इंटरेस्ट में क्या है कि वो कांग्रेस के साथ टाई अप करे। तो कांग्रेस का फायदा इस लिहाज से हो सकता है कि 4 जिलों में तो चलिए बीपीएफ का स्ट्रांग होल्ड है, ठीक है ना, मतलब बोडो डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन आसपास के इलाकों में जहां कम बोडो हैं लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक अच्छा है, तो आपसी तालमेल से कांग्रेस को उसका एडवांटेज मिल सकता है। और इस इलाके में कांग्रेस का जितना भी वोट है उससे बीपीएफ को फायदा हो सकता है। तो आपसी तालमेल अगर इन दोनों के बीच में हुआ तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, ये एक बात है। तीसरा एक और निष्कर्ष निकलता है इस चुनाव के जरिए, वो ये कह सकते हैं कि भाई ये तो बोडोलैंड का मामला है, 4 जिलों का मामला है, लेकिन पूरे प्रदेश की हवा बदली हुई है। अभी आपने जुबीन गर्ग का देखा है कि किस तरह से पूरे प्रदेश में हंगामा मचा हुआ था, लाखों लोग उनके शव यात्रा में शामिल हुए, उनकी हत्या के बाद प्रदर्शन में, हत्या या आत्महत्या जो भी उसको लेकर अभी चल रहा है, उसको या मौत कह लीजिए, आत्महत्या तो नहीं है, उसको लेकर जो चल रहा था उस पर किस तरह से उत्तेजित थे। और जो जुबीन गर्ग हैं वो हेमंता विरोधी है, तो उस पूरे प्रदर्शन में हेमंता का विरोध भी है। आपको याद होगा अभी भी वहाँ ये चल रहा है कि क्या जुबीन गर्ग की हत्या हेमंता विश्व शर्मा ने करवाई, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो जो गुस्सा है पूरे प्रदेश में दिख रहा है वो हेमंता के खिलाफ भी दिख रहा है, बीजेपी के भी खिलाफ दिख रहा है। जुबीन गर्ग लगातार हेमंता की आलोचना करते थे और सीएए के आंदोलन के खिलाफ तो वो ज़बरदस्त तरीके से खड़े हुए थे, जगह जगह जाकर वो गाने गा रहे थे, तो उनके साथ लोग जुड़े हुए थे। 10 साल में लोगों ने भुगत लिया है हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार को, उनके काम करने के अंदाज को, उन पर लग रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोपों को, उनकी पत्नी जिस तरह से धन समेट रही हैं, उन पे जो आरोप लगे उनकी वजह से। ऊपरी असम में, जिसको अपर असम बोलते हैं, वहाँ भी जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो भी बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं, उनके भी वीडियो आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, लंबे मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, क्योंकि उनसे कुछ वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ, लेकिन उनका ध्यान नहीं रखा गया। तो पूरे प्रदेश में ये गुस्सा फैल रहा है और उसकी ये बानगी है ये चुनाव के नतीजे। आखिरी सवाल, जो जिस प्रकार की राजनीति बीजेपी कर रही है और उसका नतीजा अभी बोडोलैंड में तो इतना इलाके में दिखा, इसी पे और ज़्यादा हाविज रहेंगे इसी राजनीति पे, क्या हल्का सा फेरबदल करेगी बीजेपी? बीजेपी क्या फेरबदल कर सकती है? बीजेपी फेरबदल ये कर सकती है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स नाराज़ हैं, उनको थोड़ा सा प्लेकेट करे,
उनको किसी को जो जो उनकी डिमांड्स रही हैं उनको कुछ खुश करने के लिए कुछ घोषणाएं करे। और अभी तो 6 महीने करीब हैं चुनाव को। इन 6 महीनों में, आखिरी 6 महीनों में तो सरकारें बहुत उदार हो जाती हैं, रेवड़ियाँ बंटनी शुरू हो जाती हैं। बिहार में हम देख ही रहे हैं, बिल्कुल वही कह ठीक है। तो वो भी वहाँ शुरू होगा, बहुत सारी तोड़फोड़ होगी, बहुत सारे और नए मुद्दे उठेंगे। लेकिन क्या है कि अब हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ नाराज़गी बहुत बढ़ गई और उनकी नीतियों के, उनके अपने व्यक्तित्व की वजह से जो अहंकार है उनका, और जिस तरह से वो टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम्स को, तो लोगों को लग रहा है इसके पास सिंगल पॉइंट एजेंडा यही है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी गए थे, वो भी वही बोलकर आ गए। अमित शाह जाते हैं, उन्हें भी और कुछ नहीं दिखता है, हिंदू मुसलमान। तो इस राजनीति से असम के लोग थकने भी लगे हैं। एक चीज़ यहाँ जानना ज़रूरी है कि असम का जो मानस है वो एंटी मुस्लिम नहीं है, वो एंटी बांग्लादेशी ज़रूर है। और बांग्लादेशी का मतलब ये होता है कि जो बांग्लादेश से आने वाले, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, और हिंदुओं की आबादी भी बंगाली भाषी हिंदुओं की आबादी भी कम नहीं है, तो उनका गुस्सा उस तरफ है। बीजेपी उस गुस्से को दूसरी तरफ मोड़ना चाहती है कि ये गुस्सा केवल मुसलमानों की तरफ हो, बांग्लादेश से आने वाले जो घुसपैठी हिंदू हैं उनके खिलाफ ना हो। और सीए में उसने संशोधन भी इसी लिहाज से करने की कोशिश की। तो ये वो वापस मुझे लग रहा है कि असमिया जनमानस जो है फिर से उल्टा सोच रहा है प्री बीजेपी एरा में जिस तरह से सोचता था। और अगर उस तरह से सोचेगा, अगर ये बोडोलैंड में ये कार्ड नहीं चला जो कम्युनल कार्ड, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी बीजेपी को। और आपका तो असम से जुड़ाव भी रहा है, आपने तो बहुत काम भी वहाँ पर किया है। बिल्कुल, पिछले चुनाव में तो मैं वहाँ था ही, और ये बोडो एरिया में भी कवर किया था मैंने, बिल्कुल इलेक्शन कवर किया था जी। बिल्कुल, जो जिस प्रकार से आपने समझाया मैं समझ गया कि हाँ आपका जुड़ाव है और वहाँ से लगाव भी है। लेकिन बात वही है कि बीजेपी इसे क्वार्टर फाइनल कह लीजिए, सेमीफाइनल कह लीजिए, कोई, लेकिन फाइनल तो विधानसभा चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में एक झटका लगा है, बड़ा झटका मिला है, कुछ पॉइंट्स कम हुए हैं। अब कैसे उसको गेन किया जाएगा, कैसे बोडोलैंड में जो मुखी जी ने बताया कि किससे तोड़फोड़ की जाएगी या समझाने की कोशिश करी जाएगी, बीजेपी कुछ राजनीति बदलेगी या कांग्रेस अपना आगे दांव बढ़ाएगी कि हमारे साथ मिल जाइए। तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, कांग्रेस देखते देखते हल्की स्माइल के साथ, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। नमस्कार।